हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपनी चेन्नई एग्जाम सिटी में। कलम से युद्धि की ओर सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि कल हम लोगों ने समझा था इसके चंद्रगुप्त के बारे में, आज का टॉपिक है अशोक के ऊपर और अशोक की बौद्ध महासंगतियाँ, अशोक के धर्म का स्वरूप यानी धम्म अशोक का कैसा था और सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अंत तक वीडियो को देखते रहिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जो अशोक का प्रारंभिक जीवन है इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद अशोक के धर्म का स्वरूप किस तरह रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अशोक का प्रारंभिक जीवन की बात करें अगर, तो बिंदुसार की जो मृत्यु हुई थी, अशोक के पिता थे चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। ठीक है, तो अशोक बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत भारत के इतिहास गगन पर उस महान सम्राट का उदय होता है जो भारत तो क्या विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, उस सम्राट का उदय होता है यहाँ पर बिंदुसार की मृत्यु के बाद, जो अपना भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपना नाम कायम रखता है। यह महत्वपूर्ण सम्राट इतिहास में सम्राट अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, किसके नाम से? सम्राट अशोक महान। पिता के शासन काल में ही वह मध्य भारत तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। ठीक है, जब पिता उसके थे बिंदुसार, तब उन्हीं के शासन काल में वह मध्य भारत तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था, जहां उसने एक विद्रोह का दमन भी किया था। और बौद्ध मत की किंवदंती के अनुसार अगर देखें तो सिंहासन रोहण शांतिपूर्वक नहीं हुआ था। बात करें अगर, तो जो सिंहासन था, भाई शासक तो रह चुका था, लेकिन जो अगर बात करें तो सिंहासन रोहड़ की बात करें तो शांतिपूर्वक नहीं हुआ था, क्योंकि स्वयं सिंहासन पर बैठने के लिए उसको अपने कई भाई मारने पड़े थे। इस कारण उसका वैधानिक राज तिलक की बात करें तो 4 वर्ष तक रुका रहा था। ठीक है, और जहां उसने एक विद्रोह का दमन भी किया था। इसीलिए इसके अनुसार इसके राज्याभिषेक की तिथि ईसा से 269 वर्ष पूर्व ठहरती है। भले ही उसने ईसा के से 273 वर्ष पूर्व सिंहासन पर अधिकार कर लिया हो, लेकिन अगर राज्याभिषेक की बात करें तो 269 वर्ष पूर्व यानी 4 साल बाद ही हुआ था। इन सभी तिथियों की सत्यता चंद्रगुप्त शासन के प्रारंभिक की तिथि पर निर्भर करती है। ठीक है, जो इसकी सत्यता है चंद्रगुप्त शासन के प्रारंभिक की तिथि पर निर्भर करती है। तो ये चंद्रगुप्त का शासन काल रहा है। और अगर बात करते हैं आगे की, तो अशोक के धम आते हैं। ठीक है, अशोक जब सिंहासन राज कर लेते हैं तो एक महाप्रतापी राजा हुए थे। तो इनके धम्म यानी धार्मिक जो धर्म का स्वरूप था वह किस प्रकार था इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने दूसरे शिलालेख में अशोक प्रश्न करता है कि कियम चुम धम्मे कियम चुम धम्मे, और दूसरे तथा 7वें अभिलेखों में उसने धर्म के तत्वों का उल्लेख भी किया है। ठीक है, अब सिनबे बहुकयाने दयादाने सचे सूचवे माधवे साधवे चा। ठीक है, तो ये कहा है अशोक ने अपने धम्म में, वो भी दूसरे और 7वें अवलोक में। इनका मतलब क्या होता है, ये चीज क्या थे धम्म, इसके बारे में देख लेते हैं। कि जो अल्प, जो पहला था आपका अपसिनवे, अपसिनवे अपासिनवे, अब ये क्या था? ये था अल्प पाप, जो छोटा पाप करता है। उसके बाद अत्यधिक कल्याण यानी बहुकयाने, दान, तीसरा था आपका दया, चौथा था आपका दान, और पांचवा था सत्यवादिता यानी सच्चे सच बोलने वाला, पवित्रता यानी सोचवे, और सातवां आपका था मृदुता यानी माधवे, और आठवां आपका था साधुता यानी साधवे। तो यह आपका उपसानवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा, ये धम्म थे उसके 8। ठीक है, किसके? अशोक के। ये कई बार पूछ लिया गया है, 2016 में बीटीसी में पूछा गया और भी कई बार पूछा गया है। तो कि अशोक के धर्म के बारे में या धर्म का स्वरूप किस प्रकार था इसके बारे में बताइए, अशोक के धर्म के विषय में अपनी टिप्पणी कीजिए। तो ये आपका इंपोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाता है 2 नंबर का। तो इसको इंपोर्टेंट समझ के रखिए और आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। इसके अतिरिक्त उसने अपने इस शिलालेखों में सच्चे धर्म की जो परिभाषा बतलाई है वह धर्म से भिन्न है। ठीक है, वास्तव में यह सर्व धर्मों का सार है। जिन बुराइयों का अपने उसने निषेध किया है वे भी साधारण है, जैसे कि अधैर्य, क्रूरता, क्रोध, अभिमान तथा घृणा। अतः उसके उपदेशों में कोई अनहोनी या दिखावटी चीज नहीं थी। ठीक है,
तो जो अपने शिलालेख में सच्चे धर्म की जो परिभाषा बतलाई है वह धर्म से भिन्न है। ठीक है, वह धर्म से भिन्न है। अगर उदाहरण के लिए देख लिया जाए कि माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का मानना, गुरु की प्रतिष्ठा करना, ब्राह्मणों भिक्षुओं संबंधित नौकरियों तथा गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जीवों के प्रति अहिंसा, भिन्न मतों के प्रति उदारता, दया दान, सत्यप्रियता, शुद्धता, नम्रता, अल्प भांडता, ठीक है, मितव्ययिता, कृतज्ञता तथा आत्मनिरीक्षण इत्यादि, ये सब सच्चे धर्म के प्रधान थे। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब क्लियर हो, क्लियर। तो अब इसके बाद आती है अशोक की महा संगतियां यानी बौद्ध महासंगतियां जिन्हें कहते हैं। तो क्या थी ये, इनके बारे में देख लेते हैं। तो बौद्ध महासंगतियां, संगति प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? समय रहा 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा वही चीज मेंशन करके देता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं होते तो बता देता हूं कि भैया पढ़ना वैसे इसको इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ हमेशा 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध महासंगतियां से। कई बार पूछ लेता है 1 नंबर में कि द्वितीय बौद्ध संगति कब, किसके काल में हुई थी और शासक कौन था और किस समय में हुई थी, तो आपको लिखना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर 2 नंबर पूछ लेते तो पूरी बौद्ध संगतियां आपको लिखनी पड़ती हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व, सप्तपर्णी गुफा में जो स्थल था, और शासक कौन था? अज्ञातशत्रु हर्षवंश। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली विदर्भ में, कालाशोक के समय, शिशुनाग वंश जब था तो कालाशोक के समय हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो 251 ईसा पूर्व ये हुई थी, पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है आपकी बिहार की राजधानी, तो मगध की राजधानी हुआ करती थी उस समय, उस स्थान पर हुई थी। किसके समय में? अशोक के समय में। ठीक है, अगर यहीं पे हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर का यही पूछता है 1 नंबर का कि तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम शताब्दी में कुंडल यानी कश्मीर में हुई थी, जो वर्तमान कश्मीर कहलाता है। कुंडल था उस समय इसका नाम, और कनिष्क के जो कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके समय हुई थी। ठीक है, तो ये महाबौद्ध संगतियां हैं जो इंपोर्टेंट थी आप लोगों के लिए, इसलिए आपको बताना जरूरी था। अब आगे आपका आता है सिकंदर का आक्रमण। 3 लगभग टॉपिक को क्लियर करेंगे समय को देखते हुए। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा, किस प्रकार प्रभाव पड़ा ये आपको देखना है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2016 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि भारत पर क्या आक्रमण पड़ा, ये जरूरी है। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के विषय में इतिहासकार का एक मत नहीं है। क्या नहीं है? एक मत नहीं है, विभिन्न इतिहासकारों का मानना है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ का मानना है, और कुछ का मानना है कि सिकंदर के का बहुत प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। कुछ कहते हैं कि भाई जो प्रभाव पड़ा है वो वास्तव में अनेक क्षेत्रों में देखने को भी मिलता है सिकंदर के द्वारा, जो उसके आक्रमण के बाद। तो प्रभाव किस प्रकार है इसको देख लेते हैं। राजनीतिक महत्व की बात करेंगे तो राजनीतिक महत्व में सबसे पहला आपका पॉइंट आता है इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक। जो सिकंदर के आक्रमण के बाद एक जो प्रभाव पड़ा वो राजनीतिक महत्व में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इतिहास की तिथि का निर्धारण इसी के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस आक्रमण से तिथि बार इतिहास को प्रस्तुत करने में जो सहायता प्राप्त हुई है वो सिकंदर के आक्रमण के बाद ही प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट आता है राजनीतिक एकता का प्रारंभ है। ठीक है, क्या आता है? राजनीतिक एकता का प्रारंभ। अगर राजनीतिक एकता की बात करें तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्भी के राज्यों में हो गया था। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। ठीक है, जो प्रभाव था वो क्या होने लगे? एकजुट होने लगे, भाई राज्य एकजुट होने लगे। इसके बाद अगर सिकंदर आक्रमण नहीं करता तो एकजुट नहीं होते भाई। इसके बाद ये हो गया कि कोई दूसरा राजा आक्रमण ना कर दे, इसलिए जो राज्य के राजा थे उन्होंने आपस में विलय कर लिया और एकजुट हो गए। ठीक है, तीसरी बात आती है आपकी, पॉइंट है आपका राजनीतिक महत्व में, यूनानी राजाओं की स्थापना। पश्चिमी जो पंजाब सिंध आदि सीमावर्ती प्रांत हुआ करते थे उनमें यूनानी राज्यों की स्थापना हो गई। चौथा आपका था दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। ठीक है, भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ। जिन्होंने भाई जब आप युद्ध को किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, युद्धाभ्यास नहीं करेंगे, तो उस चीज को पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। ठीक इसी प्रकार मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि भाई
अपनी कमियां देखिए, अपने अंदर क्या कमियां हैं इनको देखिए, सुधारिए। भाई जब तक आप एक टेस्ट क्यों होते हैं, आपने यूनिट टेस्ट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि जो कमियां हों आपकी पता चल जाए कि आपने पढ़ा तो कितना पढ़ा पढ़ा, उसके बाद आपको कुछ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो टेस्ट जो हुआ करते हैं वो इसी चीज़ का ज्ञान करते हैं। तो दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान उसको हो गया कि भाई हमारे अंदर क्या क्या दोष हो, हालांकि भविष्य में इनको दूर भी किया गया। ठीक है, तो ये चार जो थे वो राजनीतिक महत्व थे जो सिकंदर के भारत आक्रमण के बाद उत्पन्न हुए, तो इनको इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो यद्यपि भारत के यूनान से पहले ही बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है, किंतु इस आक्रमण से अन्य व्यापारिक मार्ग खुल गए। भाई भारत से पहले ही यूनान के अच्छे संबंध थे, उसके बाद इस युद्ध के बाद आपस में व्यापारिक मार्ग खुल गए। मार्गों में एक जलमार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, यूनान, ईरानी आदि पश्चिम देश के मध्य थे। ठीक है, जो काबुल, बलूचिस्तान में सुल्तान दर्रा तथा जोडोसिया से होकर जाने वाला स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुए। ओके, इतना क्लियर। इसके बाद आता है कि आर्थिक प्रभाव की बात करें अगर, तो क्या हुआ, और व्यापार में प्रोत्साहन मिला आपको, और सांस्कृतिक प्रभाव हुआ। तो व्यापार में प्रोत्साहन की बात करते हैं, भारत और यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हुए। भारत गर्म मसाले, हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात तथा यूनान से कन्याओं का आयात करने लगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे गर्म मसाले हुआ करते थे सबसे ज्यादा, हाथी दांत, इनका वस्तु का निर्यात करने लगा, भाई एक्सपोर्ट करने लगे। और यूनान से जो कन्या थी वो इम्पोर्ट यानी आयात करने लगी। ठीक है, उनकी शादियां यहाँ होने लगी भारत में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट रही यहाँ पे। भाई सबसे बड़ी चीज है व्यापार को प्रोत्साहन की बात में। अब आप बात करते हैं अगर सांस्कृतिक प्रभाव की, तो सांस्कृतिक प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा कि जो इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की भारत विजय के फलस्वरूप कला, भाषा, साहित्य, ज्योतिष, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव पड़ा, किंतु यह मत सही नहीं है। यह प्रभाव परवर्ती यूनानी संपर्क में था। तो इस प्रकार से काफी जो विज्ञानों के मत है, विद्वानों के मत हैं, वो डिफरेंट रहे हमेशा। ठीक है, तो व्यापार में प्रोत्साहन मिली और सांस्कृतिक प्रभाव भी काफी हद तक पड़ा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी। यूनिट आपका ये मौर्य काल का यही समाप्त होता है। अब आगे अगले बार यूनिट में चर्चा करेंगे अपन गुप्त काल के बारे में। तो सभी साथी समय पर 12 बजे इसी क्लास के लिए उपस्थित होंगे। कल से निरंतर क्लास होगी, और अब आज भी क्लास हुई है। अगली क्लास आपकी विज्ञान की रहेगी। कल उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, जो यूट्यूब की तरफ से क्लास में तो ब्रेक डाउन कर दी गई थी, तो इसलिए उसको मैंने हटा भी दिया। तो आज शुरू से एक बार अच्छी तरीके से क्लास करेंगे, तो सभी लोग एक समय पर 4 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इस प्रकार से सोशल हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये हंस लेकिन नोट के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।